नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सुयाल आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नेगी जी का गीत लेकर। नेगी जी यानी कि गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे प्रिय हैं, लोक गायक हैं। बचपन से उनके गीत सुनता रहा हूँ और बचपन से अब तक उनके गीत सुनते सुनते एक समझ विकसित हुई है कि उनके बहुत सारे गीतों के शब्द और बहुत सारे गीतों के प्रतीकार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्षणार्थ ऐसे हैं जिन्हें बचपन में आनंद के लिए तो हमने सुन लिया, लेकिन उनके गूढ़ार्थों को समझने की समझ अब विकसित हुई है। ऐसा ही एक गीत जो बचपन में सुना था, लेकिन अब जब उसके गूढ़ार्थ को समझ सका, लक्षणा, व्यंजना और प्रतीक, बिंब की जानकारी जब हुई, तो तब जाना कि नेगी जी क्यों अन्य लेखकों से अलग हैं, अन्य गीतकारों से अलग हैं, अन्य रचनाकारों से अलग हैं। पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, जो गीत है मोहम्मद रफ़ी का। गीत आपने सुना होगा। गीत है अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। गीतों के रसिया लोगों ने ये गीत जरूर सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी का ये गीत है। हिंदी सिनेमा का यह गीत हर एक प्रेमी प्रेमिका के जुबां पे अक्सर आ जाता होगा कि अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। क्षणिक मुलाकात के बाद जब वियोग का समय आता है, तो अक्सर ऐसी पंक्तियां या ऐसी लाइनें मस्तिष्क में आती हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गीत मैं आज व्याख्या करने वाला हूं, उस गीत में प्रेम की भावना के साथ ही प्रणय का निवेदन और प्रतीकों के माध्यम से एक अतृप्त प्यासी प्रेमात्मा का प्रलाप भी सुनने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक प्रेमिका होने के नाते आपसी सामंजस्य और विश्वास की भावना को बनाए रखने के लिए भी एक उलाहना उसमें प्रेमिका का सुनने को मिलता है। यहां पर देखिए, गीत की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। गीत का जो नायक है वो परदेश में नौकरी करता है और नव ब्याहता है, नया विवाह हुआ है, कुछ समय के लिए घर आया है और क्षणिक कुछ समय घर आने के बाद जल्दी ही वापस जाना चाहता है। जाना चाहता क्या है, बल्कि वापस जा रहा है। नव ब्याहता को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी वापस चला जाएगा। तो नव ब्याहता उस जाते हुए पति अथवा प्रेमी से निवेदन कर रही है। तो निवेदन, देखिए गीतकार की विशेषता देखिए, निवेदन इतने स्पष्ट शब्दों में गीतकार ने ऐसे शब्द नहीं लिखे कि आपको निवेदन समझ आ जाए। प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है, बिंबों के माध्यम से बात कही गई है, लक्षणा के माध्यम से बात कही गई है। और ये रिकॉर्ड करने का मकसद यही है, क्योंकि प्रतीक, बिंब और लक्षणा अगर हिंदी भाषा में होती तो शायद आप सभी लोग समझ जाते, लेकिन वे गढ़वाली भाषा के हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नेगी जी के साहित्य का परिचय आप तक भी पहुंचे। ये देखिएगा, गीत के बोल हैं,
दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी की, छैलू बैठी जा घड़ी की रे। दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी की, छैलू बैठी जा घड़ी की रे। तिसलू पराण लेके तीसू कब तैरेलू, छैलू बैठी जा घड़ी की रे। ये गीत की मेन लाइन है। देखिए, दोपहरा का बटोई, सामान्य से मैं अपनी बात बताऊं, आपकी नहीं जान रहा हूं, और इतना मुझे अनुमान है कि मैंने जब ये गीत सुना था और आज की सदी के बच्चे जो ये गीत सुनेंगे उनको भी वही होगा कि दोपहर का एक कोई राही है जिसको छाया में बैठने का निमंत्रण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्यासा कब तक रहेगा, पानी पी ले और प्यास बुझा ले। लेकिन ये जो सामान्य अर्थ समझा जा रहा है, ये सारे प्रतीक हैं। जैसे कि मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि एक व्यक्ति, एक पति जो कुछ समय के लिए अपनी नवब्याहता पत्नी के पास आया है और जल्दी ही विदेश या परदेश रोजी रोटी के लिए जाना चाहता है, उसको पत्नी ये शब्द कह रही है। क्या कहती है? दोपहरा का बटोई, यानी ए दोपहर के पथिक। तो दोपहर कैसी? दोपहर यानी कि जवानी की दोपहर। देखिए यहां पर प्रतीकों का आनंद, देखिए प्रतीकों का। इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ही इसलिए हुआ, जिस दिन मुझे इसको समझकर आनंद आया उस दिन लगा कि यह रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कहती है दोपहरा का बटोई छैलू बैठ जा घड़े करे, यानी ए जवानी की दोपहर के पथिक, कुछ समय मेरे प्रेम रूपी वट वृक्ष की छांव में और बैठ जाओ। यानी कि उस परदेश जाते हुए पति से निवेदन है कि कुछ समय और घर में रुक जाओ। दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी की रे। और आगे क्या कहती है? तिसलू पराण लेके तीसू कब तैरेलू, छैलू बैठी जा घड़ी की रे। इस यौवनावस्था में आखिर, इस जवानी की दोपहर में आखिर तुम कब तक प्यासे रहोगे? इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी का पति से निवेदन है कि छैलू बैठे जा घड़ी की रे, कुछ समय इस प्रेम रूपी वटवृक्ष की छाया में बैठ जाओ। यही हमारे गीतकार, हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की विशेषता है कि वे प्रतीकों के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से और लोक प्रचलित गढ़वाली शब्दों के प्रयोग से उम्दा तरीके से ऐसी बात कह जाते हैं जो गूढ़ अर्थों को बता जाती है। और बहुत सारे गीत नेगी जी के ऐसे हैं जिनको आपने शाब्दिक सुना है, उनका प्रतीकार्थ, लक्षणार्थ, व्यंग्यार्थ, गूढ़ार्थ आप समझे ही नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह का एक गीत मुझे याद आ जाता है, खैर गूढ़ार्थ में आप समझेंगे। एक गीत है, जानिएगा उसका बिंबार्थ और प्रतीकार्थ क्या है। वो गीत है कि तितरी फंसे चकुली फंसे। चलिए फिलहाल लौटते हैं हम अपने गीत पे। गीत का दूसरा बंद आता है, पहला बंद आता है। पहले बंद में लिखा है नेगी जी ने, गाड गदीन्या सुखीनी सुखी गेनी संविधानी, गाड गदीन्या सुखिनी सुखी गैनी संविधानी, रंग सुखे रूप सुखे सुखी गे आँखों को पानी, आसना सुखण देई, आसना सुखण देई, दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी की रे। कहते हैं गाड सुखी गदना सुखी। गाड कहते हैं बरसाती नालों को, और गदना कहते हैं जो पहाड़ों पर प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं उन्हें गदना कहते हैं। तो कहा कि इस जेठ की दोपहर में बरसाती नाले तो सूखे ही, वो तो क्षणिक होते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो भी सूखने पर आ जाते हैं। तो गाड सूखी गदना सूखी सूखी गैनी संविधानी, और इस जेठ की तपती दोपहर में सब कुछ सूखता चला जा रहा है। और क्या कहती है? रंग सूखे रूप सूखे सूखी गे आँखों को पानी, और इस जवानी की दोपहर में, जवानी के ताप में, जवानी की अग्नि में मेरा रंग सूखता जा रहा है, मेरा रूप सूखता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम जल उसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रंग सूख गया, रूप सूख गया। और तुम्हारी आस में, तुम्हारे वियोग में,
तुम्हारे संयोग के इंतजार में आंखों का पानी भी नीर बहा बहा कर सूख गया है। लेकिन क्या कहती है, मेरा तुमसे क्या विनती है, रंग सूख गया कोई बात नहीं, रूप सूख जाए कोई बात नहीं, आंखों का पानी सूख जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे वापस आने की जो मेरी आस है उसे मत सूखने देना। रंग सूखे रूप सूखे, सूखी गे आंखों को पानी, आस ना सुखण देई। मेरी जो आस है उसे टूटने मत देना, उसे सूखने मत देना, यानी कि वापस लौटकर मेरे पास अवश्य आना। ये कहती है कि आस ना सुखण देई, मैं नित्य तुम्हारी आस में बैठी रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी, मेरी आस मत सूखने देना, मेरी आस मत टूटने देना। ए जवानी के दोपहर के बटोई, ए जवानी की दोपहर के पथिक, मेरा तुमसे इतना निवेदन है। निवेदन वो लगातार इसलिए कर रही है ताकि मेरे निवेदन से क्या पता रुक जाए, परदेश को जाने वाला, परदेश के लिए प्रस्थान करने वाला यह पथिक रुक जाए। आगे क्या कहती है, छागल भरी धैर्यों च बांझ की जड़ियों को पानी, छागल भरी धैर्यों च बांझ की जड़ियों को पानी, पी जा रे त्रिखा तोड़ी की सदानी निरैण स्याणी, पी जा रे त्रिखा तोड़ीक सदानी निरैण स्याणी, भोल को भट्यालू तोई, भोल को भट्यालू तोई, दोपहरा का बटोई, छैलू बैठी जा घड़े की रे। छागल भरी धरियों च, छागल कहते थे एक मोटे चमड़े का पात्र होता था जिसमें पानी लेकर चलते थे। अक्सर फौज में भी ये ऐसा पात्र चलता था, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में। और बांझे की जड़ियों को पानी, बांझ एक वृक्ष होता है, बांझ और बुरांश जो वृक्ष होते हैं उनमें ठंडी जगहों पर होते हैं और उनमें ये ताकत होती है कि वो नमी को सोख के रखते हैं। और बांझ की जड़ों के जंगल का जो पानी होता है वो बहुत ही शीतल, तरल और मीठा पानी होता है। तो यहाँ पर क्या करिए, छागल भरकर, यानी वह पात्र भरकर मैंने बांझ की जड़ों का पानी रखा हुआ है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। शाब्दिक अर्थ ये है कि हृदय रूपी छलनी से छान कर प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ों का शीतल, ठंडा और मीठा जल तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, तुम्हारे लिए संजो कर रखा था, लेकिन तुम क्षणिक समय आकर वापस चले जा रहे हो। ठीक, और क्या करें, वापस भी जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, प्यासे जा रहे हो, कम समय के लिए आए हो। तो क्या कहती है, छागल भरी धरियों से बांझे की जड़ों को पानी, यानी कि हृदय रूपी छलनी से छान कर प्रेम वृक्ष रूपी जड़ों का शुद्ध, ठंडा और मीठा जल तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। तो ए जवानी की दोपहर के पथिक, मेरा तुमसे ये कहना है कि पी जा रे त्रिखा तोड़ीक, त्रिखा कहते हैं प्यास को, तोड़ीक यानी कि समाप्त हो जाना। तो एक बार उस ठंडे मीठे शीतल जल को जो संजो कर रखा गया है उसे इस तरीके से पी जाओ कि कुछ समय के लिए तुम्हारी प्यास रह जाए। और क्यों रह जाए, कहते हैं भोल को भट्यालू तोई, भोल कहते हैं गढ़वाली में आने वाले कल के लिए। तो कहते कल तुम्हें कौन आवाज देगा, जब ये जवानी की दोपहर बीत जाएगी, जवानी की तरुणाई बीत जाएगी, तब मेरी तरह तुम्हें कौन इस तरह आवाज देगा। तो भोल को भट्यालू तोई, यानी कल तुम्हें कौन इस तरह आवाज देगा। इसलिए ए जवानी की दोपहर के पथिक, रुको और मेरे प्रेम रूपी वट वृक्ष की छांव में बैठो कुछ देर। कहने का तात्पर्य यह है कि परदेश जाते हुए पति को रोकने का प्रयास हो रहा है, और जब उसे लगा कि ये नहीं रुकने वाला, इसे जाना ही है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, रोजगार के लिए, घर के लिए, बाल बच्चों के लिए, जब तक आर्थिक आमदनी नहीं करेगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो क्या कहती है, अगले बंद में कहती है, भैर भैरो रूप देखी मन नी टटोली त्वेन, इतना कम समय के लिए तुम आई कि तुम कुछ जान ही नहीं पाए। भैर भैरो रूप देखी मन नी टटोली त्वेन, सुलगुणु रो भितरी छारुनी खरोली त्वेन, सुलगुणु रो भितरी छारुनी खरोली त्वेन, निठुर हे निर्दयी, निठुर हे निर्दयी, दोपहरा का बटोई, छैलू बैठी जा घड़े की रे। कहती है भैर भैरव रूप, भैर भैर का मतलब है बाहर बाहर, रूप यानी कि सौंदर्य, हेरी यानी कि देखना, मन नी टटोली पे,
इतना कम समय के लिए आए हो, तुम्हें समय ही कहाँ मिला और तुम वापस जाने की तैयारी में हो। तुमने केवल मेरा बाहरी रूप ही देखा है, मन टटोल कर तो तुमने देखा ही नहीं। मेरे मन के अथाह सागर की थाह तो तुम पा ही नहीं सके। क्यों? सुलगुणु रो भितरी छारुनी खरोली ट्वेन। मेरे मन के अंतस में तुम्हारे प्रेम की प्रेमाग्नि किस तरह सुलग रही है, ये तो तुम देख ही नहीं पाए। तुमने केवल बाहरी सौंदर्य देखा, मेरा आंतरिक सौंदर्य तो तुम्हें देखने का समय ही नहीं लगा। सुलगुणु रो भीतरी, अंदर जो प्रेमाग्नि धधक रही है वो तो तुमने देखी ही नहीं। और आपने देखा होगा जब कभी चूल्हे की आग ठंडी हो जाए, ऊपर से आपको राख दिखने लग जाए, एक बार आप राख को टटोल कर खरोल कर हिला कर देखिए, उसके अंदर आपको अग्नि दिखेगी। तो छारू, छारू कहते हैं गढ़वाली में राख के लिए। तो क्या कहा? छारुनी खरोली त्वेन। हमारे बाहरी आवरण रूपी राख को हिलाकर तो तुमने देखा ही नहीं कि अंदर मेरे जो प्रेमाग्नि तुम्हारे लिए जल रही है उसे हिलाकर तो तुमने देखा ही नहीं। प्रेमाग्नि जो अंदर मेरे मन में सदैव प्रदीप्त है, तुमने कभी शरीर आवरण रूपी राख को हटाकर उस प्रेम चिंगारी का कभी सम्मुख किया ही नहीं। उस प्रेम चिंगारी को आपने कभी देखा ही नहीं। आगे कहते निठुर हे निर्दयी, इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी तुम कैसे हो गए? ए जवानी की दोपहर के बटोई, ए जवानी की दोपहर के बतिख, छैलू बैठी जा घड़े की रे। कुछ समय और मेरे प्रेम रूपी वट वृक्ष की छांव में बैठो, मैं तुम्हें आराम दिलाऊंगी, तुम्हें अपने प्रेम से आलिप्त करूंगी। आगे क्या कहती है? प्रेम का ही बोल मैं को खार्यो छन्नी बोली त्वेन, अधी तो पराण तेरो धितई निशा की मैन। प्रेम का ही बोल मैं को खार्यो छन्नी बाकी त्वेन, अधी तो पराण तेरो धितई निशा की मैन। जतन बतै जा कोई, जतन बतै जा कोई, दोपहर का बटोई, छैलू बैठी जा घड़े की रे। कहती है प्रेम का ही बोल मैं को, यानी प्रेम के ही बोल मेरे लिए, खार्यूं छन निबाकी, खार्यूं यानी पर्याप्त। तुम्हारे प्रेम के दो बोल ही मेरे लिए पर्याप्त थे, लेकिन तुम्हें उन दो बोलों को मेरे पास बैठकर बोलने का भी समय नहीं लगा। प्रेम का ही बोल मैं को खार्यों छन्नी बाकी त्वेन, नी यानी नहीं, बाकी यानी बोले। प्रेम के दो बोल ही मेरे लिए पर्याप्त थे, पर तुमने वो भी नहीं बोले। अधी तो पराण तेरू धितई निशा की मैन। और अब जब तुम जा ही रहे हो तो मैं देख रही हूं तुम भी अधीर हो, यानी मुझे ऐसा लगता है तुम भी अधीर होकर जा रहे हो, भारी मन से जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, पहले में दोष देती है पति को कि तुमने दो बोल नहीं बोले, दूसरे में दोष देती है स्वयं को। कहती है कि धितई निशा की मैन, यानी कि मैं भी तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में मुझसे भी कोई कमी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लगता है। अब फिर जाते जाते क्या कहती है? जतन बते जा कोई, ऐसा है तो जाते जाते तुम ही कोई जतन, कोई उपाय ऐसा बता जाओ कि अगली बार जब तुम आओ तो तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में मुझसे कोई कमी न रह जाए। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा अधीर प्राण, तुम भारी मन लेकर जा रहे हो। अधी तो प्राण तेरो धितई निशा की मैंने, यानी कि मैं तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में मुझसे ही कोई कमी रह गई है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जतन बता जा कोई, यानी कोई उपाय तुम ही बता जाओ ताकि अगली बार मुझसे ये भूल, ये त्रुटि, ये गलती मुझसे न हो। इसलिए जतन बते जा कोई, दोपहर का बटोई, छैलू बैठी जा घड़े की रे। यहाँ पर गीतकार की विशेषता आपको देखनी चाहिए, क्योंकि प्रेमिका यह भी कह रही है कि प्रेम के वचन मेरे लिए दो वचन ही बहुत थे जो तुम बोल नहीं सके। लेकिन साथ ही अगली पंक्ति में सारा दोष अपने ऊपर मढ़ रही है। कहती है कि मुझे लगता है तुम अधीर प्राण लेकर जा रहे हो, लेकिन मैं ही तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सी, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में मुझसे ही कोई कमी हो गई। आपने देखा हो किसी अपने के साथ कभी झगड़ा हो रहा हो तो हम भी हाथ जोड़ के कह रहे, अरे रहने दो यार भाई, मेरी ही गलती है, ताकि हमारे समर्पण से वो भी हम पे आसक्त हो जाए। इसी तरह का समर्पण यहाँ पर पत्नी का देखने को मिलता है, जहां पे वो कहती है धितई निशा की
ही मैं, यानी कि तुम्हारे प्राण, तुम्हारे मन, तुम्हें संतुष्ट करने में मुझसे ही कोई कमी रह गई, तुम ही मुझे कोई उपाय बता जाओ ताकि अगली बार मैं ये कमी न छोड़ूं, मैं ये कमी पूरी न कर सकूं। ये गीतकार की विशेषता है। अंतिम पैराग्राफ आता है गीत का। कहती हैं, छैलुनी मिलालू कखी बौड़ी की ए जई मैं मुँह, छैलुनी मिलालू कखी बौड़ी की ए जई मैं मुँह, चोली की सी बाण रखी हाथ नी पसारी कैमु, चोली की सी बाण रखी हाथ नी पसारी कैमु, बिरड़ी की कुपथ न जई, बिरड़ी की कुपथ न जई, दोपहरा का बटोई, छैलू बैठी जा घड़े की रे। कहती है, छैलू नी मिललू कखी बौड़ी की एजई मैमू। कहती है कि जब तुम जा ही रहे हो, तमाम प्रलोभनों और तमाम मिन्नतों के बावजूद जब तुम जा ही रहे हो, तो मेरी ये सीख, मेरी ये विनती, मेरा ये निवेदन और मेरा ये संदेश मस्तिष्क और मन में धर के जाओ। क्या कहती है? छैलुनी मिललू, अगर कहीं तुम्हें प्रेम रूपी छांव की आवश्यकता पड़ जाए और तुम्हें कहीं प्रेम रूपी छांव पर्याप्त न हो, तो बौड़ी की ए जई मैं, लौट कर मेरे ही पास आना। छैलुनी मिलालू कखी, छांव न मिले अगर कहीं, बौड़ी की ए जई मैं, लौट कर मेरे ही पास आना। चोली की सी बाण रखी हाथ नी पसारी कैम। और क्या कहा? अगर वापस लौटने का वक्त न लगे, समय न लगे और तुम्हें छांव की आवश्यकता हो, तो भी स्वाभिमानी बने रहना, कर्मठ बने रहना मेरे प्रति। क्यों? क्योंकि किसी और के पास तुम हाथ मत पसार देना इस छांव के लिए। इस छांव को देने का और मेरी छांव को लेने का ये एकाधिकार तुम्हारा ही है। इसलिए इस छांव की आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी और के पास हाथ मत पसारना। छैलुनी मिललू कखी बौड़ी की ए जई मैं, चोली की सी बाण रखी हाथ नी पसारी कैमू। और क्या कहती? बिरड़ी की कुपथ न जाई, भूल कर बिसर कर भी, भूल बिसर कर भी कभी कुमार्ग के रास्ते को मत अपनाना। यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है व्यभिचार के लिए, कि व्यभिचार के रास्ते को मत अपनाना तुम। बिरड़ी की कुपथ न जाई, तो क्या कहती है? मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, स्वाभिमानी बने रहना, किसी के आगे हाथ मत पसारना, और भूल कर भी छांव की आवश्यकता हो, मेरे पास आने का यदि वक्त न लगे, तो भी तुम किसी कुमार्ग का, व्यभिचार का रास्ता मत अपनाना, बल्कि याद रखना, ए जवानी की दोपहर के पथिक, मेरी प्रेम छांव तुम्हारा इंतजार कर रही है, करती रहेगी और करती ही रहेगी, ये ध्यान रखना। इसलिए व्यभिचार और कुमार्ग के रास्ते को मत अपनाना। यहां पर गीत समाप्त होता है। आपने ये अंतिम पैरा देखा होगा जिसमें कहा था बौड़ की एजई मेमो, यानी कि मेरे पास ही लौट कर आना। इस तरह का एक गीत मैंने सुना है, हिंदी सिनेमा का, मुकेश कुमार का गीत है, जो आपने सुना होगा। गीत के बोल हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे,